नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर मंत्री अविनाश गहलोत सदन के अंदर बोल रहे हैं। सुनाएंगे। 90 करोड़ हुआ और विभाग का बजट बढ़कर 20,164.98 करोड़ हुआ और ये पिछले साल की तुलना में 6.07 से बढ़कर 6.19% हुआ। और वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्ष 25-26 विभागीय बजट में 2529.10 करोड़ राशि की बढ़ोतरी करके 14.34% का अधिक प्रावधान हमने किया। मैं इसमें बहुत सारे माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग का हमारा अनुदान निगम का भी है, विशेष योग्यजन का भी है और बहुत सारे जो हमारी योजना है जिसके बारे में विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा। मुख्य रूप से हमारे विभाग की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं चलती है। वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग की ये महत्वपूर्ण 55 योजना है। ये वो योजना है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के माध्यम से कल्पना करी थी। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने उसी अंत्योदय की योजना को सूर्योदय की ओर ले जाने का काम किया है। हमने हमारी सरकार बनने से पहले भाजपा के संकल्प पत्र को जनता के सामने रखा था और हमने कहा था कि अब इसी संकल्प पत्र को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे हम। और मुझे कहते हैं खुशी है कि जिस संकल्प पत्र को पूरा करने की जिम्मेदारी 5 वर्ष की होती है, हमने हमारे पहले ही वर्ष के अंदर उसको 55% से ज्यादा संकल्प पत्र में नीतिगत दस्तावेज बनाकर उन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया। ये वो सरकार नहीं है जो सिर्फ घोषणा करती है लेकिन घोषणा के बाद में बजटीय प्रावधान नहीं होता है, उसकी वजह से घोषणाएं अधूरी हो जाती है। समाज का वो पिछड़ा हुआ वंचित वर्ग समाज की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है और उसी जगह पर वो खड़ा रह जाता है जो सरकार से अपेक्षा करता है। लेकिन हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री का विजन है, इस राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे और इस आगे बढ़ते हुए राजस्थान में स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत जब बनेगा, जब हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और ये न सिर्फ भजनलाल शर्मा जी का सपना है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता का सपना है, ये देश की 142 करोड़ जनता का सपना है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि आजादी के अमृत काल में वर्ष 2047 का जो विजन है, इस विजन में हम विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़े, विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान की ओर हम लोग बढ़े। हमारी इकोनॉमी को डबल करने का लक्ष्य किसी भागीरथी विकास पुरुष ने लिया है तो भजनलाल शर्मा जी ने लिया है। इस प्रदेश को सोलर ऊर्जा के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर ले जाने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है, भजनलाल शर्मा जी ने किया। इस देश की आधे से अधिक, इस प्रदेश की आधे से अधिक आबादी को विभिन्न जल योजनाओं के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है, ये उसका नाम है भजनलाल शर्मा जी। और मैं सोचता हूं इसीलिए विपक्ष के साथियों को तकलीफ होगी कि सरपंच से निकला हुआ व्यक्ति, किसान परिवार का बेटा, जिसके घर में परिवार में वो गांव की खुशबू है, आज अगर इस प्रदेश की प्रथम व्यक्ति के रूप में एक मुख्यमंत्री बनकर, जनसेवक बनकर सेवा कर रहे हैं, 1 साल की उनकी कार्यकुशलता, ईमानदारी, उनकी जो तत्परता है प्रदेश के विकास के प्रति, उसको देखकर विपक्षी साथियों के मन में कुछ चिंता होना आवश्यक है। और राजनीति में सब चलता है, लेकिन जब प्रदेश के विकास की बारी आती है, आप और हम सबको मिलकर चलने की आवश्यकता है। ये प्रदेश आपका भी है, हमारा भी है, सत्ता आपकी भी रही है, हमारी भी रही है, लेकिन जिसको अवसर मिला है उस अवसर में आपको भागीदार बनने की आवश्यकता है। छोटे मोटे शब्दों को आधार बनाकर अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल हम लोगों को नहीं बनाना चाहिए। ये प्रदेश है, इस प्रदेश में आपको भी सुनते हैं, हमें भी सुनते हैं, हमें मौका मिला है कि हम आपको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये प्रदेश की जनता है, हमें इस मुद्दे पर 5 साल बाद में व्यक्तिगत रूप से ये आकलन करेगी, इस बात का आकलन करेगी कि हमने जो मौका मिला दिया, जनता ने हमें मौका दिया, उस मौके पर हम लोग कितना अपेक्षा पर खरा उतर पाए हैं। आपने पिछले 5 सालों में काम नहीं किया, आपको विपक्ष में बिठा दिया है। अगर हम लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो हो सकता हमें भी वहां जनता बिठा देगी, लेकिन हमने ये तय किया है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। कथनी और करनी में अंतर नहीं करेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का संकल्प है, जो कहेंगे वो करेंगे। और इसीलिए हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इन 55 योजनाओं के माध्यम से जिस सामाजिक सुरक्षा पेंशन की माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बात करी, बहुत सारे हमारे साथियों ने बात करी थी, आज इससे प्रदेश के अंदर हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये सही बात है कि आपने जाते जाते 15% वृद्धि का कानून बनाया, लेकिन कानून आपको पता था, कानून बनाने से हमारी सरकार तो आएगी नहीं, लेकिन विपक्षी सरकार आएगी, हमारी सरकार आगे। वित्तीय भार जो हमारे ऊपर पड़ा है, फिर भी हमने हमारे उस संकल्प पत्र को दोहराते हुए अप्रैल के अंदर झुंझुनू में माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया और 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई पेंशन राशि को लाभार्थियों के खाते में डाला है। लगभग 89 लाख लोगों के खाते में ये 15% राशि बढ़ी हुई डाली। जो पहले 1000 रुपए मिनिमम राशि होती थी उसको 1150 किया और इस बार माननीय मुख्यमंत्री इसी बजट में उस 1150 की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना हो,
छात्रवृत्ति योजना हो, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति योजना हो, छात्रावास योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, पालनहार योजना हो, सिल्कोसिस योजना हो, ये ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे प्रदेश में चलती है और किसी प्रदेश में शायद पालनहार वाली सिल्कोसिस जैसी योजना नहीं चलती होगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे हमारे जो साथी थे जिन्होंने अपने अपने विचार इससे आज के कार्यक्रम के आपके इसे बजट की अनुदान मांग पर रखा है। सामाजिक विकास हो, सामाजिक कल्याण हो, एक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है जिसे भारत के संविधान में राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य लोगों के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। विकास का तात्पर्य मौजूदा सामाजिक संरचना और रहने की स्थिति समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों के साथ एक बेहतर और उन्नत सामाजिक संरचना में सामाजिक परिवर्तन है। हमारा समाज विविध सामाजिक आर्थिक संरचना वाली विभिन्न जाति, पंथ, धर्म, मजहब, संप्रदाय की श्रेणियों से बना है। केंद्र और राज्य सरकार कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उन पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 1 वर्ष की अवधि में आम जन को राहत पहुंचाने के लिए अंत्योदय के सेवा भाव से कार्य शुरू किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी महोदय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वंचित वर्ग, वृद्धजन, निराश्रित युवाओं को सक्षम बनाने एवं उनके उन्नति के अवसरों में वृद्धि की है। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र के अपेक्षा अनुरूप बजट का प्रावधान किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश का चाहे गरीब हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, यही वो वर्ग है जिनको आज की तारीख में हम सबको आगे ले जाने की आवश्यकता है और यही सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात को आगे बढ़ाने का मूल मंत्र है और हम इसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के विजन को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा विभाग आगे बढ़ा रहा है। भारतीय सरकार भारतीय संविधान के राज्य निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2051-52 में राज्य सरकार ने इन वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया और इसे पिछड़ा वर्ग विभाग नाम दिया गया। 1956-57 में समाज कल्याण के विभिन्न पहलुओं को अपने अधीन लाते विभाग का नाम बदलकर समाज कल्याण विभाग कर दिया गया और इसी तरह दिनांक 21 फरवरी 2007 की एक अधिसूचना द्वारा विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारा विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वृद्धजन, महिलाओं, बालकों, पशुपालकों तथा समाज के दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। सामाजिक न्याय का मतलब है सभी लोगों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार देना। ये एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का प्रयास है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं कम हो। सामाजिक न्याय का मकसद समाज में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक समानता देना है। हमारा विभाग मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े, अन्य पिछड़े, विशेष पिछड़े वर्ग के शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्रित और समर्पित है। हमारा विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष रूप से सक्षम लोगों, अक्षम लोग, विधवाओं, निराश्रित और समाज के अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों की क्रियान्वित नोडल एजेंसी के रूप में लगातार काम करता आया है। हमारे विभाग की मुख्य गतिविधियों के रूप में लक्षित समूह का सामाजिक आर्थिक विकास, छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाओं के माध्यम से लक्षित समूह की शैक्षिक वृद्धि, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, वृद्ध विशेष रूप से सक्षम, अक्षम और विधवा, निराश्रित आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, निःशक्त जन, दिव्यांगों के लिए पुनर्वास के लिए कार्यक्रम, ये इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उससे बात को कोट करना चाहूंगा जिसमें कहा कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होता है। हम भी देखते हैं समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे वर्ग, ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े होते हैं, लेकिन जब आजादी के 75 साल बाद में हम विश्लेषण करते हैं तब देखते हैं किसी व्यक्ति को रहने का मकान नहीं, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं है। तब इस प्रकार की व्यवस्थाओं की चिंता देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और प्रधानमंत्री आवास की योजना को, उस गरीब के पक्का मकान बनाने की योजना को साकार करते हैं। जल जीवन के माध्यम से चाहे मरुस्थलीय इलाका हो, चाहे मैदानी हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, घर घर नल के कनेक्शन देने का काम उस प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी अंत्योदय की योजना को साकार करने के लिए हुआ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजना जो केंद्र राज्य सरकार की मिलकर चलती है और तो और
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन शब्दों में निहित भावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने लगातार 2 बजट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के समग्र विकास, सशक्तिकरण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना की बजटीय प्रावधान को प्रथम वर्ष 24-25 में राशि 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 और इस वर्ष 25-26 में से बढ़ाकर 1750 करोड़ किए जाने की घोषणा की है। ये राशि बढ़ाकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उत्थान को हमारी सरकार की सोच को इंगित करती है। समाज के समग्र विकास हेतु आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के परिवारों को भी अधिक अवसर उपलब्ध हेतु पर्याप्त राशि का आवंटन किया गया है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में बहुत सारे साथी जो हैं सवाल खड़े करते हैं, विपक्ष का काम होता है कि हमारी किसी भी योजनाओं के बारे में अपनी मनगढ़ंत टिप्पणी करके उस पर आक्षेप लगाने की भी आप लोग बात करते हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि पिछले 4 दिन में 2 बार यह सवाल खड़ा हुआ कि हमारी सरकार के समय पेंशन की जो राशि है वो 4 महीने तक लगातार पेंडिंग रहती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने दिसंबर तक का कंप्लीट भुगतान कर चुके हैं। जनवरी के पेंशन के बिल बनाकर हमने ईसीएस के लिए भेज दिए और जल्दी ही जनवरी महीने की पेंशन राशि का भुगतान हो जाएगा। मैं उधार रहती है 2-2, 3-3 महीने की। ये मैं जिस सरकार 3 महीने की बात है, मैं अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने आज भी अपने स्पीच के अंदर ये कहा है कि हमारी सरकार ने 4 महीने तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बकाया रखा है और मैं ये जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं। पहले भी मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस दिन गवर्नर अभिभाषण में बात कही थी उस दिन भी आपको कहा था कि अगर आपने उस दिन मेरी बात सुन ली थी दोबारा कहने का अवसर नहीं मिलता। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर तक के सारे बिल भुगतान के लिए जा चुके हैं और हमने तो जनवरी तक के भेज दिए हैं। लिक्विडिटी के कारण से मैं नहीं है, दिसंबर पे ऐतराज नहीं। माननीय मंत्री जी, आप कतई बुरा मत मानो, हम ये नहीं कह रहे दिसंबर तक भुगतान आपने नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि बीच बीच में 2-2, 3-3 महीने की घट्टी हो जाती है, उसके बाद आप भुगतान करें। आप हर महीने कर दो, आप तो ये कहो ना कि हम हर महीने कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की जिम्मेदारी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान सही समय पर हो, पर प्रतिपक्ष के साथ ये भूल के जब उनकी सरकार थी तब इन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान वाकई में 4 महीने में किया, इसलिए उनको याद नहीं है कि हमने और कुछ पैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय इसलिए बकाया है कि उसमें कुछ वेरिफिकेशन के अंदर कुछ बैंक की डिटेल गलत होने के कारण, जन आधार में डाटा मिसमैच होने के कारण जो कुछ बकाया हो जाता है वो कुछ राशि करोड़ में होती है, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, उसकी रेगुलर प्रक्रिया है भुगतान करने की। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, आपने जो आज कथन सदन में कहा है वो असत्य है। सिर्फ जनवरी महीने की पेंशन बकाया है, उसको भी जल्दी ही हम हमारे विभाग की तरफ से पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री का सपना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही समय पर मिले। आज एक सवाल उठा पालनहार योजना का, मैं सवाल का जवाब देना चाह उससे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने सवाल खड़े किए। अब मेरे पास वक्त है, मैं जो माननीय सदस्य मनीष यादव जी शाहपुरा से आने वाले थे उनको और बहुत सारे जो सदस्य उन्होंने भी कहा था मुझे, तो ये मैं सोचता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में हमने 1110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया इस पालनहार योजना के लिए। उसमें से अभी तक 1096.60 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। इसमें आपका वो 40 करोड़ रुपए भी है जिसके ईसीएस के लिए भेजा जा चुका है। 2 या 3 दिन के अंदर, इसी सप्ताह के अंदर उस 40 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो जाएगा। आज की तारीख में पालनहार योजना के अंदर एक भी व्यक्ति का भुगतान हमारे स्तर पर, विभाग के स्तर पर बकाया नहीं है। मैं सुबह यही कहना चाह रहा था कि ये लगातार प्रोसीजर है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप तो मंत्री रहे इस विभाग के, पालनहार योजना में 3 से 5 हजार बच्चों का एक साथ बिल बनकर ट्रेजरी में जाता है। अगर उस बच्चे में कहीं कोई अगर एक भी बैंक का नंबर गलत हो जाता है, आईएफएससी कोड गलत हो जाता है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण से पूरा बिल वापस आता है और फिर वो बिल लगता है सबसे लास्ट में, जब उसका नंबर आएगा तब वो होगा। इस कारण से ये जो 40 करोड़ रुपए जो थे ये बकाया हो गए थे। हमने जैसे, हमारा विभाग सतत काम कर रहा है, इसमें जैसे ही हमें पता लगता है हम तुरंत उसको ठीक करके कोशिश करते हैं कि हमारी पेंडेंसी 0 रहे। और मैं आज आपको ये आग्रह कर रहा हूं कि पालनहार योजना के अंदर किसी प्रकार का बकाया भुगतान नहीं है। 40 करोड़ के भुगतान हमने भेज दिए हैं और इस योजना के माध्यम से उन बच्चों को जो 0 से 6 साल तक के हैं उनको, और 6 से 18 साल तक के बच्चों को हम लोग 2500 रुपए तक का मासिक प्रावधान किया हुआ है, वो हम लोग देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के माध्यम से भी इस छात्रवृत्ति का कुल बजट 774.54 करोड़ रुपए है। उसमें से अभी तक 547.48 करोड़ रुपए हम लोग दे चुके हैं।
आज सुबह भी एक सवाल आया था जनजाति का, उसमें भी मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो जनजाति छात्रवृत्ति योजना उसमें 75% का जो अंश है वो केंद्र सरकार का है, 25% राज्य सरकार का है। नियम ऐसा है 75% की राशि केंद्र सरकार का आएगी, उसके बाद 25% राशि हम लोग देंगे, उसके बाद जनजातीय क्षेत्रों में हम लोग इन छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे। वर्ष 19-20, 20-21 के अंदर छात्रों के आवेदन कम आए, उसके बाद 21-22, 22-23 और 23-24 के अंदर काफी आवेदन आने के बाद में, और पिछली जब आपने 17-18 के बाद में जब इनको बजट नहीं मिला, हो सकता है कि पिछली सरकार ने क्या कि मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एकदम से जब बजट बढ़ा उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के भागीरथी प्रयासों से, विभाग के प्रयासों से, मेरे स्वयं के स्तर पर हमने जब केंद्र सरकार को यह आग्रह किया कि हमारे इन जनजाति क्षेत्रों के बच्चों के लिए जो हमारा बजट है उस बजट को रिलीज किया जाए, तो उन्होंने 250 करोड़ रुपए हमारी सरकार के पहले ही वर्ष के अंदर हमने लाए। उसमें से कुछ राज्य जो होता है उसको मिलाकर 333.33 करोड़ रुपए विद्यार्थी को वितरण किए जा रहे हैं, और जब इनकी यूसी हम लोग भेज देंगे उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है हमारा केंद्र सरकार का केंद्रीय अंश का वो भी आ जाएगा, और जो जनजातीय क्षेत्र के छात्रों